हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, अब एक दैनिक श्रृंखला शुरू की गई है। श्रृंखला यह है कि अगर कहानी सुनने के बाद आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना कि आप कहानी कहां से सुन रहे हैं और आपका नाम क्या है। इसलिए अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। कृपया कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे लिए यह छोटा सा सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। होटल मालिक ने अपने नए आए मैनेजर से कहा कि तुम नए हैं और मैंने आपको सब कुछ समझाया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखना चाहिए। होटल में कुल 500 कमरे हैं और सभी कमरे किराए पर दिए जाते हैं, लेकिन पिछले 7 सालों से एक कमरा किराए पर नहीं दिया गया है। हमने यहाँ तक कि उसके आसपास के कमरों को स्टोर रूम बनाया है। वह कमरा 5वीं मंजिल पर रूम नंबर 504 है। अगर कोई बाहर है तो क्या होटल का कोई कर्मचारी भी नहीं जाता? यही कारण है कि अब से आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप खुद रूम नंबर 504 में नहीं जाते और किसी को भी उस रूम की चाबी नहीं देते, खासकर अगर आप 5वीं मंजिल पर नहीं जाना। होटल के नए मैनेजर को यह सुनकर बहुत अजीब लगा कि आखिर वे क्या कहना चाहते हैं और उस रूम में क्या है जो किसी को भी जाने से मना कर रहे हैं। शायद होटल में ड्रग सप्लाई का काम तो नहीं होता और शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए मुझे 5वीं मंजिल पर जाने से मना कर रहे हैं। होटल के मालिक से मैनेजर ने पूछा कि क्या आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं और क्यों मुझे 5वीं मंजिल पर जाने से मना कर रहे हैं। होटल मालिक ने मुझे वहां जाने से पहले कहा कि मैं पागल हूं, क्योंकि होटल इतने सालों से यहां पर है और मैं एक इज्जतदार आदमी हूं। मैंने कभी गलत काम नहीं किया है। मैंने अपनी मेहनत से हर पाई जोड़कर यह होटल बनाया है। तुम मेरे बारे में बिना पता हो ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैं लोगों की जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। उस रूम या उसके आसपास कोई भी गया तो एक के बाद एक मौतें होनी शुरू हो जाएंगी और मेरा सुंदर होटल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैनेजर ने कहा कि बस कमरे में जाकर किसी की जान कैसे जा सकती है? आखिर क्या है? होटल के मैनेजर को उस रूम नंबर 504 की सच्चाई बताने ही जा रहा था कि एक लड़की वहां आ गई और मैंने होटल मालिक से कहा कि मैं पहली बार इस होटल में आई हूं, लेकिन आपका होटल बहुत अच्छा था, इतना बड़ा, इतना सुंदर, और आपने बहुत अच्छा काम किया है। होटल मालिक ने हल्की सी स्माइल करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि आपको मेरा होटल पसंद आया। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस अपने कमरे से हमारे मैनेजर और कर्मचारी को फोन कर दीजिएगा। वह लड़की यह सुनकर मुस्कुराने लगी। अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ, ये कहकर वह वहां से चली गई। होटल का नया मैनेजर, जो अभी अभी आया था और अपना पहला दिन काम कर रहा था, वह होटल के बारे में अजीब बातें सुनकर उलझा हुआ और विचारों में खोया हुआ था। लड़की के जाते ही उसने होटल के मालिक से पूछा कि क्या वे उस रूम की कहानी नहीं बता रहे थे और 7 साल से वह कमरा क्यों खाली है। होटल मालिक को कुछ कहने से पहले फोन की घंटी बजने लगती है। होटल मालिक ने फोन उठाकर जल्दबाजी में कहा कि मैं सिर्फ निकल ही गया हूं और 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। और इतना कहकर वह मैनेजर को बताता है कि देखो, मैं वापस आकर सारी बात बताता हूं। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि तुम रूम नंबर 504 में नहीं जाओगे और तुम वह कमरा किसी और को नहीं देंगे। होटल मालिक हड़बड़ाकर चला गया। जब मैनेजर अपना काम कर रहा था तो एक बड़ा बिजनेसमैन वहां आया और एक खाली कमरा मांगा। उस समय रात के 10 बजे थे। मैनेजर ने उससे कहा कि सर, हमारे यहाँ सारे कमरे बुक हो चुके हैं, इसलिए कोई जगह खाली नहीं है। यह सुनकर वह एक आदमी लाया और कहा कि अगर कमरा खाली नहीं है तो किसी को बाहर निकालो और कमरा खाली करो, मुझे तुरंत कमरा चाहिए। मैनेजर ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानता था। उस आदमी ने अचानक देखा कि सामने दीवार पर एक चाबी लटक रही है जिस पर लिखा था रूम नंबर 504। वह सीधा गया, मैनेजर को धक्का देकर चाबी उठा ली, फिर मैनेजर को धोखा देकर वहां से चला गया। वह आदमी जिद में, अपनी अकड़ में वहां से चाबी लेकर उस कमरे में चला गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह खुद चलकर मौत के मुंह में जा रहा है। मैनेजर अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैसे कमरा नंबर 504 की चाबी यहां आई। उसने बहुत कोशिश की थी कि आदमी को रोक ले, लेकिन वह नहीं माना। कुछ देर बाद होटल का मालिक वहां पहुंचा और मैनेजर को मायूस देखकर उसका कारण जानना चाहा। वह कहने लगा कि आपका आज काम पर पहला दिन है
और आप इस तरह उदास बैठे हैं। मैनेजर ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि सर, मेरी कोई गलती नहीं है। होटल मालिक ने स्पष्ट रूप से बताया कि क्या हुआ। मैनेजर ने कहा कि सर, एक आदमी आया और जबरदस्ती कमरा नंबर 504 में चला गया। यह सुनकर होटल का मालिक बौखला उठा और पूछा कि उसे चाबी किसने दी। मैनेजर ने कहा कि मैंने उसे चाबी नहीं दी सर, दीवार पर ही चाबी टंगी थी। होटल मालिक घबरा गया और पूछने लगा कि वह आदमी अभी कहाँ है। मैनेजर ने बताया कि वह रूम नंबर 504 में है। होटल मालिक ने इतना सुनते ही घड़ी में 11 बजते देखा और घबरा गया कि अब क्या होगा। वह वहां से भागकर सीधे उस कमरे की ओर गया। बाद में मैनेजर भी उस कमरे में पहुंचा। वे दोनों ने बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई नहीं खुला और कोई आवाज भी नहीं आई। होटल मालिक बहुत घबरा गया और कहा कि जल्दी करो, हमें यह दरवाजा तोड़ना होगा। दरवाजा अपने आप खुल गया, जो देखकर मैनेजर को कुछ समझ नहीं आया। दोनों भागकर कमरे में गए। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं जब वे देखा कि सामने वही आदमी पंखे से लटक रहा था, जिसकी गर्दन टूट चुकी थी और उसकी आंखें बाहर आ चुकी थी। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची और मामला स्पष्ट रूप से आत्महत्या का था। उसकी लाश को वहां से ले जाया गया। उसका अंतिम संस्कार हुआ। होटल का माहौल बहुत अजीब हो गया था। जितने भी लोग वहां स्टे कर रहे थे, सभी को यह अजीब लगता था कि अगले दिन आधे से अधिक लोग होटल से चले गए क्योंकि किसी ने अचानक सुसाइड कर दिया था और पुलिस ने उन्हें जाने की अनुमति दी थी। दोपहर होने तक होटल में बहुत कम लोग बचे थे। होटल का मालिक दुखी होकर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैनेजर ने आकर उसे बताया कि आदमी को देखकर मुझे नहीं लगा था कि वह कमरे में जाकर खुद को फांसी लगा लेगा, और फिर आप भी मुझे कमरे का राज बताने वाले थे। होटल का मालिक दुखी होकर मैनेजर को पूरी कहानी बताने लगा। उस कमरा नंबर 505 का राज बताते हुए वह बताया कि आज से 10 साल पहले हमारे होटल में हर दिन बड़े बड़े लोग बिजनेस मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस के लिए आते रहते थे। एक रात ठीक 10 बजे आकाश और आलोक एक ही कमरे में रुके थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे। जब मैंने उन दोनों को देखा तो वह बहुत हंसमुख व्यक्ति थे। होटल में आते ही वह हमारे कर्मचारियों के साथ काफी घुल मिल गया थे। वे बहुत ही भले आदमी थे। दूसरी ओर उनका दोस्त यानी उनका बिजनेस पार्टनर आकाश उस रात हमारे साथ कमरा नंबर 504 में रुका था। रात के लगभग 12 बजे मैंने उनके कमरे के पास से गुजरा तो मैंने सुना कि कमरे से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हों। मैंने दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश की तो देखा कि आकाश आलोक सर को मारने की कोशिश कर रहा था। मैं बहुत घबरा गया कि आखिर क्या हो रहा था। डर से मैंने दरवाजा खटखटाकर आलोक सर को चिल्लाने लगा, लेकिन सूरज ने तुरंत दरवाजा खोला। वह हाफ रहा था और मुझसे कहा कि अर्शी सर सो गए हैं और इतनी रात को यहां हमें परेशान करने क्यों आए हो? जाओ अपना काम करो और फिर यहां आकर हमें परेशान मत करो। यह सुनकर मैंने झुककर कमरे में घुसने की भी कोशिश की, लेकिन आकाश ने दरवाजा आधा ही खोला था और फिर वह चिल्लाने लगा, तुम सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? तुम नहीं जानता मैं कौन हूं, समझा? चल अब चुपचाप निकल यहां से, वरना। यह सुनकर मैं बहुत डर गया क्योंकि मैं समझ गया कि कमरे में आलोक सर की आवाज नहीं आ रही थी। इसका अर्थ हो सकता है कि वे बेहोश हो गए हैं या आकाश ने उन्हें मार डाला है। मैं इतना घबरा गया कि कुछ बोल ही नहीं पाया और डर से चुपचाप वहां से चला आया। कुछ देर बाद मैं फिर वहां गया और देखा कि कमरे के अंदर आकाश आलोक को पंखे से लटका रहे थे। आकाश को पहले ही मार दिया गया था, पर अब जब वह उन्हें फांसी पर लटकाकर इसे आत्महत्या की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा था, मैं इतना डर गया कि मैंने सोचा कि मैं पुलिस को इसके बारे में बताना चाहिए। मैं बस हमारे होटल के नीचे से पुलिस की गाड़ी की आवाज सुन रहा था। जब मैं भागकर नीचे गया तो मैंने देखा कि पुलिस हमारे होटल पर ही पहुंच चुकी थी और मैनेजर से सिर्फ कमरा नंबर 504 के बारे में पूछ रही थी। इससे पहले कि मैं पुलिस को कुछ कहता, पुलिस खुद कमरे में पहुंच गई जहां आलोक सर की लाश पंखे पर लटक रही थी। होटल के सभी लोगों को 5th फ्लोर पर आने से मना कर दिया गया था। मैं उस समय वहां था और मैंने सुना कि आकाश ने पुलिस वालों से कहा कि कुछ फोटोग्राफ्स ले लो और इसे सुसाइड का केस बनाकर तुरंत बंद कर दो। उन्होंने कहा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, इसलिए मुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
और लाश को जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम करवा दो और मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, इसीलिए कोई सबूत नहीं रहना चाहिए। और काम पूरा होते ही मुझे फोन करना, मैं यहाँ से अपने घर में जा रहा हूँ। इतना कहकर सूरज वहां से चला गया और आलोक सर का मर्डर आत्महत्या करार दिया गया और मामला भी समाप्त हो गया। 20 से 25 दिन बाद मेरा होटल भी नॉर्मल हो गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं आकाश को सच्चाई बताऊं और उसे सजा दिलाऊं, लेकिन मैं यह सोचकर रुक जाता था कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पुलिस उसके साथ मिली हुई है और वह मेरे होटल को बंद करवा सकता है और अपने दोस्त को मार भी सकता है, तो मुझे मारना उसके लिए क्या बड़ी बात होगी। आज तक मैं अपने मन को दबाकर कुछ नहीं कर पाया। उस आकाश ने पूरे बिजनेस हत्याने के लिए अपने ही दोस्त को मार डाला। मैं सब जानता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। जब आलोक सर को न्याय नहीं मिल सका तो कमरा नंबर 504 कई दिनों तक खाली रहा। उस हादसे के 2 महीने बाद उस रात एक लड़की आई, तो मैंने सोचा कि वह कमरा फिर से रेंट पर दे देना चाहिए। जो 5 दिन के लिए हमारे होटल में रुकना चाहती थी, उस समय हमारे पास कोई खाली कमरा नहीं था सिवाय कमरा नंबर 504 के। मैंने उस लड़की को उस कमरे की चाबी दी और खुद उसे उस कमरे को दिखाने गया, सोचकर कि कमरे की सफाई सही से हुई है या नहीं। लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे में गया, मैंने सोचा कि उस कमरे में पहले से कोई था। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने उस लड़की से कुछ नहीं कहा। उस लड़की को भी कमरा बहुत अच्छा लगा। मुझे अचानक ऐसा लगा कि पीछे से कोई मुझे देख रहा है। मुझे लगता था कि मैंने यह कमरा दोबारा रेंट पर लगाकर कोई गलती तो नहीं की, लेकिन मैंने अपना वहम मानकर वहां से चला आया। अगले दिन दोपहर हो गई। उस लड़की ने दरवाजा अभी तक नहीं खोला था। मैंने सोचा कि शायद वह खाना खा रही होगी या थकी होगी, लेकिन शाम हो गई तो मैंने मैनेजर से कहा कि वह जाकर दरवाजे पर नॉक करके पूछो कि क्या मैम अभी तक जगी नहीं है। कुछ समय बाद मैनेजर वापस आया और बताया कि लड़की अंदर से कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर मैं खुद वहां गया और काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया, तो हमने दरवाजा तोड़ने का विचार किया। दरवाजा तोड़ते ही हमने उस लड़की की लाश पंखे पर लटकते हुए देखा। इस घटना से मैं बहुत घबरा गया था और मैं नहीं समझ पाया कि आखिर इस लड़की ने सच में आत्महत्या की या फिर कुछ और हादसे के बाद पिछले 10 साल में उस कमरे में 8 लोगों की मौत हुई है। हमें उन लोगों की लाशें पंखे से लटकती हुई मिली जब मैंने कमरा किराए पर लिया था। मैंने कभी कभी उस कमरे की खिड़की पर किसी आदमी का साया देखा है, शायद आलोक सर का साया है। ये उनकी आत्मा है जो अभी भी उस कमरे में अपने इंसाफ के लिए कैद है, इसलिए अभी तक मुक्त नहीं हो पाई है। ये सब कहने के बाद होटल का मालिक बहुत रोने लगा। मैनेजर ने कहा कि सर, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या आपको यकीन है कि आलोक की आत्मा आज भी उस कमरे में है और वही सबका अंत है? होटल मालिक ने कहा। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि यह उनकी आत्मा का काम है। एक के बाद एक सारे सुसाइड उसी रूम में होना, यहां तक कि मैंने उनका साया भी देखा है। पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। मैनेजर ने कहा कि सर, मेरा एक दोस्त है जो हमें इस काम में मदद कर सकता है। वह पूरी तरह से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। अगर उस कमरे में किसी का साया है तो वह हमें उसे मुक्त करने में मदद कर सकता है। इससे हमारा होटल भी इससे बच जाएगा और यह सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बाद में मैनेजर का दोस्त आदित्य वहां आता है और उन्हें पूरी घटना बताता है। आदित्य कहता है कि अगर उस कमरे में किसी का साया है तो मुझे जाकर एक बार फिर से पुष्टि करनी होगी, तब हम आगे क्या करना चाहिए निर्धारित करेंगे। होटल मालिक घबराकर पूछता है, लेकिन क्या करेंगे? होटल मालिक और मैनेजर दोनों डर गए जब अभिराज ने कहा कि मैं आज रात उस कमरे में रुकूंगा। मैनेजर ने उसे बताया कि आदित्य, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। आदित्य ने कहा कि चिंता मत कर दोस्त, मैं आज रात उस कमरे में रुकूंगा, दरवाजा खुला रखूंगा और आप दोनों बाजू वाले कमरे में रुकेंगे। जैसे ही मुझे कोई खतरा दिखाई देगा मैं आपको बता दूंगा, और अगर मान लो कि दरवाजा खुद ही बंद हो जाए, क्योंकि वह शक्ति दरवाजा बंद कर सकती है, तो आप जल्दी से दरवाजा तोड़कर अंदर जाना। यह सुनते ही होटल का मालिक और मैनेजर भयभीत हो गए, लेकिन भयभीत होकर उन्होंने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वे जानते थे कि क्या हो सकता था। आलोक वैसे भी होटल मालिक की मदद नहीं कर पाया था, लेकिन इतने वर्षों के बाद
अगर उसे आलोक की आत्मा को मुक्त करने का अवसर मिला तो वह पीछे भी नहीं हटना चाहता था, क्योंकि वह मानता था कि आकाश ने जितना पाप किया है उतना ही मैंने भी किया है। सब कुछ जानते हुए भी मैं अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाया, और अगर आलोक की आत्मा को मुक्ति मिलती है तो उसके पापों का भी प्रायश्चित हो जाएगा। रात के लगभग 12 बज चुके थे, लेकिन होटल मालिक और मैनेजर बाजू के कमरे में बैठे आदित्य से कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। लगभग 12:30 बजे हो गए, लेकिन कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। तभी अचानक कमरा नंबर 504 का दरवाजा जोरदार बंद हो गया। यहां होटल मालिक और मैनेजर भी बहुत डर गए और भागकर कमरे की तरफ गए, लेकिन कमरा बंद था। उन्होंने आदित्य को बहुत आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। यह देखकर वह दोनों घबरा गए और जल्दी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अंततः दरवाजा टूट गया और उन्होंने देखा कि एक भयानक आदमी का साया उन दोनों के सामने था। और आलोक सर को देखते ही होटल के मालिक डर गया, और आदित्य, जो फांसी के फंदे पर चढ़ चुका था, उसके पैरों के नीचे एक स्टूल थी जो उसके पैरों से नीचे गिरकर लटकने ही वाला था। लेकिन उन दोनों ने भागकर आदित्य को पकड़ा। आलोक सर, उसका साया भी वहां से गायब हो गया। वह लोग आदित्य को दूसरे कमरे में ले गए। काफी कोशिशों के बाद आदित्य होश आया। वह दोनों उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ था, तुम्हें मरने क्यों जा रहे थे, क्या आपने किसी को देखा था? आदित्य ने कहा कि सब कुछ सही चल रहा था, फिर मुझे अचानक ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पीछे देखा तो मुझे एक भयानक साया घूर रहा था। उसे देखकर मैं बहुत डर गया। दरवाजा भी बंद होने से पहले मैं कुछ सोच समझने लगा। न जाने क्या हुआ, मेरा सिर बहुत भारी होने लगा और पंखे पर फंदा लटकाकर आत्महत्या करने लगा। मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। यह आलोक की आत्मा है जो उस कमरे में रुकने वाले हर व्यक्ति को इतना मजबूर बनाता है कि वह आत्महत्या करने लगता है। अगर आप लोग सही समय पर नहीं आते तो शायद मैं भी आत्महत्या कर चुका होता। मैनेजर कहता है कि अब हम क्या कर सकते हैं? क्या यह सब हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा और आलोक की आत्मा हमेशा इसी कमरे में रहेगी? आदित्य ने कहा, आलोक आकाश को मारकर अपना बदला लेना चाहता है, क्योंकि वह उसके साथ धोखा किया था। इसलिए हमें आकाश को यहां लाना होगा, चाहे कोई भी उपाय हो, क्योंकि जब तक आलोक आकाश को नहीं मारेगा उसका बदला पूरा नहीं होगा, और वह इसी तरह बदले की आग में दूसरे निर्दोष लोगों को मार डालेगा। होटल मालिक ने कहा कि हम आकाश को यहां लाएंगे कैसे? आदित्य ने कहा कि हमें आकाश का नंबर पता करना होगा। उसे फोन करके बताना चाहता हूं कि मैं उसके साथ एक महत्वपूर्ण सौदा करना चाहता हूं, और इस डील के सफल होते ही आकाश को करोड़ों का लाभ होगा। इस लालच में वह निश्चित रूप से यहां आएगा, और मैं उसे इस होटल में कमरा नंबर 504 में एक बैठक करने के लिए बुलाऊंगा। सब कुछ योजना के अनुसार होगा। रात के लगभग 10 बजे आकाश उस होटल में पहुंचता है और बिजनेसमैन आदित्य से पूछता है कि वह इसी होटल में मीटिंग क्यों करना चाहता है। क्या हम कहीं और जा सकते हैं? आदित्य नाटक करते हुए आदित्य कहता है, मैं पिछले 2 दिनों से इस होटल में रुका हूं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं डील के बारे में चर्चा करने के लिए आपको इस होटल से बुला लूं। आपको कोई परेशानी है? आकाश फिर सोचने लगा कि उस हादसे को 10 साल बीत चुके हैं और मामला तो मैंने तभी रफा दफा कर दिया था। चलो देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। और आकाश कहता है, नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा था कि क्या समस्या होगी। फिर आकाश और आदित्य होटल में जाते हैं। अब आकाश को आदित्य रूम नंबर 504 में ले जाता है, जो उसे अजीब लगता है, लेकिन करोड़ों की डील की लालच में आकाश उसे मान लेता है और रूम में जाता है। रूम में पहुंचते ही आदित्य ने कहा कि आप यहां बैठिए, मैं सिर्फ 1 मिनट में आया था। और इसके बाद आदित्य कमरे से बाहर निकल जाता है और दरवाजा बंद करता है। अंदर से आकाश चिल्लाने लगता है कि दरवाजा क्यों बंद किया गया है। फिर दरवाजे पर खटखटाने लगता है। दरवाजा खोलने की कोशिश करते समय उसे अचानक लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। पीछे मुड़कर देखता है कि आलोक की आत्मा बदले की आग में जल रही है। वह अपने हत्यारे को खुद देखकर और भी भयानक हो जाता है। यहां बाहर होटल मालिक, मैनेजर और आदित्य खड़े थे। कुछ देर तक आकाश की चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन फिर कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर उन तीनों ने सोचा कि दरवाजा खोल दें,
क्योंकि आकाश पंखे से लटक रहा था और उस दिन के बाद से आलोक का साया उन्हें फिर कभी नहीं दिखाई दिया। होटल भी पहले की तरह सामान्य हो गया। आलोक का बदला पूरा हो गया था और उसकी आत्मा शांति पा चुकी थी। इसलिए कमरा नंबर 504 भी फिर से किराए पर लिया जाना शुरू हो गया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी